बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। प्रोग्राम में सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ जो अदालती महाज से 6 अहम ख़बरें हैं, जिसमें 3 इमरान ख़ान साहब के लिए खुशखबरियाँ हैं और 3 इमरान ख़ान साहब के लिए बुरी ख़बरें हैं। तो सबसे पहले तो इन 6 अदालती ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि 2 चीफ़ साहिबान के माबैन राब्ते का क्या मामला है और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के माबैन जो तसादम है उसका ख़तरा क्यों खौफनाक हद तक बढ़ चुका है और ये दरअसल मामला है क्या। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपनी पहली ख़बर से, जो इमरान ख़ान साहब के लिए अदालती महाज से 6 ख़बरें सामने आई हैं। तो सबसे पहले खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, जिनकी मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानतें हुई थी, उन्हें रिहा करने का हुक्म भी दिया था, लेकिन जो तीसरा केस था जिसमें परवेज़ इलाही साहब की एक्विटल हुआ था, एक्विटल तो नहीं ज़मानत हुई थी, उसमें उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को गैर कानूनी भर्तियों के केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो उसमें उनका जिस्मानी रिमांड भी हुआ और फिर उन्हें जुडिशल भी कर दिया गया था। तो कल जो दरख्वास्त ज़मानत थी परवेज़ इलाही साहब की, जिस पर दलाइल दिए गए थे और आज के दिन तक उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया था। तो आज परवेज़ इलाही साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत पे जज अली रज़ा साहब ने फ़ैसला महफूज किया था, उस महफूज किए गए फ़ैसले को अनाउंस कर दिया गया है और परवेज़ इलाही साहब को ज़मानत पर जो है वो रिहा करने का फ़ैसला जो है वो अदालत ने सादिर कर दिया है। महकमा एंटी करप्शन का मुकदमा था परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ गैर कानूनी भर्तियों का, उसमें अब परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। तो एक तो ये इमरान ख़ान साहब के लिए अच्छी खबर है कि उनके पार्टी के जो सदर हैं उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। दूसरी खबर नाज़रीन, शहरयार अफरीदी साहब, जिन्हें कल इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था और उनके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने 14 दिन के लिए जो है वो उन्हें जुडिशल करने का जो है वो फ़ैसला सुनाया था। आज मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश किया गया, उनका केस पेश किया गया ज़मानत का, शहरयार अफरीदी साहब का, और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 1 लाख के मुचलकों के एवज़ जो है वो शहरयार अफरीदी साहब की ज़मानत को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इमरान ख़ान साहब के लिए दूसरी अच्छी खबर है। तीसरी अच्छी खबर, इससे पिछले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर चुके हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था जिसमें शोकास नोटिस के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के एतराज़ात थे जिन्हें रद्द कर दिया गया था, उस फैसले के खिलाफ, ECP के उस फैसले के खिलाफ जो अपील थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे बाबर सत्तार साहब ने, और दोबारा ये मामला रिमांड किया गया था इलेक्शन कमीशन को कि PTI के जो एतराज़ात हैं ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो शोकास नोटिस जारी किया गया था, उन एतराज़ात को दोबारा से देख के जायज़ा लेकर जो है इस मामले का जो है वो फ़ैसला किया जाए। जो तो अदालती महाज से 3 अच्छी खबरें जो हैं आज सामने आई हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी है। वो खबर नाज़रीन ये है कि असद कैसर साहब की, उसको ना खुशखबरी कह सकते हैं ना बुरी खबर कह सकते हैं। जो तरनोल में मुकदमा दर्ज हुआ था अपना असद कैसर साहब के खिलाफ, उसमें भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत तो हुई, लेकिन अदालत ने जो है इस मामले के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब 3 बुरी खबरें इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ या उनके पार्टी के रहनुमाओं से मुतल्लिक़, उनकी तफसीलात अब आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, बल्कि तीनों खबरों की डिटेल एक साथ, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और नाज़रीन असद कैसर साहब, इनके ख़िलाफ़ भी एक और मुकदमा था। आज इस केस में असद कैसर साहब तो पेश नहीं हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हुए थे, असद उमर साहब पेश हुए थे। जज ताहिरबाज सिपरा साहब की अदालत थी जिसमें प्रोसिक्यूशन ने यह दरख्वास्त की कि तीनों रहनुमाओं की जो ज़मानतें हैं उन्हें खारिज किया जाए। उसके साथ साथ PTI के जो कारकुनान इस केस में एक्यूज़ बनाए गए हैं उनकी ज़मानतों को भी खारिज किया जाए। तो जज साहब ने तफ्तीशी से पूछा कि क्यों दरख्वास्तें हम मनसूख करें, कैंसिल करें, आपके पास शवाहिद क्या हैं। तो अदालत में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से यह बताया गया, असद उमर साहब के हवाले से भी बताया गया, लेकिन शाह साहब के हवाले से ये बताया गया। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बात पर नाराज़ होते हैं कि शाह साहब ना कहा करें, तो मेरा एक शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं मुख्तसर करके शाह साहब कह देता हूँ, इमरान ख़ान साहब को इमरान ख़ान साहब कह देता हूँ। इस पर भी कुछ दोस्त एतराज़ उठाते हैं, तो मैं तो इसी तरीके से सबको मुखातिब करता हूँ। मेरा काम तो ख़बरें देना है, किसी की मुखालफत करना नहीं, किसी के नाम बिगाड़ना नहीं। तो नवाज शरीफ को भी नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मरीम नवाज साहबा करते हैं, तो इमरान ख़ान साहब को भी इमरान ख़ान साहब ही कहते हैं। तो इस केस में नाज़रीन ये हुआ कि IO ने अदालत से बताया कि शाह साहब का तो अपना वीडियो क्लिप मौजूद है जो सोशल मीडिया के पर वायरल हुआ था, जिसमें लोगों को घरों से निकल कर एहतजाज करने के बारे में उकसाया गया था, जिस पे जब ये बात तफ्तीशी ने अदालत में कही तो शाह साहब जो है वो रोस्टम पे आ गए, शाह महमूद कुरैशी साहब, और उन्होंने ये कहा कि मेरा वो वीडियो क्लिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, चला के उसका ट्रांसक्रिप्ट भी चेक कर सकते हैं, मैंने किसी को
पुरतशद्दद मुजाहरों पे नहीं उकसाया था, लेकिन बहरहाल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 2 बजे ये फैसला सुनाने का कहा था। तो इसमें असद कैसर साहब की ज़मानत को भी जो है वो पेश तो नहीं हुए, उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया है। असद उमर साहब की ज़मानत को खारिज कर दिया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत को भी जो है वो खारिज कर दिया गया है। इसी तरीके से जो तोशा खाना का मुकदमा जिसे 2 बजे तक मुलतवी किया गया था, उस केस को भी जो है वो कल तक, जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं निचली अदालत के खिलाफ, उसे भी कल तक जो है वो समाअत उस पर मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, एतजाज़ एहसन साहब ने जो सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो कि कहा जा रहा है, बल्कि फ़ैसला हो चुका है फ़ौज की सतह पे भी, हुकूमत की सतह पे भी, कि जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने मिलिट्री इमलाक को अंदर जाकर नुकसान पहुँचाया, जो मिलिट्री इमलाक के अंदर दाखिल हुए थे, उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तो सिविलियन का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में यानी कोर्ट मार्शल करने के खिलाफ जो एतजाज़ साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, वो दरख्वास्त तो नाज़रीन अभी फ़िक्स नहीं हुई, उस दरख्वास्त पे नंबर भी नहीं लगा। लेकिन आज उस केस को फ़िक्स करवाने के लिए एतजाज़ एहसन साहब ने चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में लतीफ़ खोसा साहब भी थे। लतीफ़ खोसा साहब को आज जो उनकी बुनियादी रुकनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उससे भी जो है वो ख़त्म कर दी है उनकी बुनियादी रुकनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे नाज़रीन बात यह है कि ये इमरान खान साहब के से मिलती जुलती दरख्वास्त जो है एतजाज़ एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। क्या ये सहूलतें आम शहरियों को मैसर हैं? सुप्रीम कोर्ट के बाहर आम साइलिन बैठे होते हैं, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिला नहीं दिया जाता, लेकिन इस तरह की दरख्वास्तें जिसमें एक सियासी जमात के रहनुमा हिट हो रहे हैं, सियासी जमात का सरबराह हिट हो रहा है, और उससे मिलती जुलती दरख्वास्त जो इमरान खान साहब ने दायर की थी, एतजाज़ एहसन साहब लेके आए, उसमें अब वो समात को फिक्स कराने के लिए अब रसाई देखें कि आम साइल की तो रसाई नहीं कि चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात कर सके, लेकिन आज एतजाज़ एहसन साहब ने इसी केस के हवाले से मुलाकात की है चीफ जस्टिस के साथ, और रिक्वेस्ट यही की गई है कि ये केस समात के लिए फिक्स किया जाए। अब ये फिक्स होता है नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को बता दें कि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, उसको एतराज़ लगा के वापस कर दिया गया था। अब दूसरी जो नाज़रीन जो मैंने खबर असल लिखी कि 2 चीफ साहबान का रब्ता, तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, जिसे हम कंट्रोल टावर भी कहते हैं, कि कैसे तसादम का ख़तरा बढ़ गया है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को एक दरख्वास्त दी गई है उनकी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने तहरीर की है। यानी वो दरख्वास्त गुजार हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, और उन्होंने भी नाज़रीन सिविलियन का जो ट्रायल है, जो कोर्ट मार्शल है जो फ़ौजी अदालतों में चलाया जाएगा, उसको उन्होंने चैलेंज किया। यानी जो दरख्वास्त एतजाज़ एहसन साहब लेके आए हैं, उसी तरह की दरख्वास्त जो है वो जवाद ख्वाजा साहब ने जो है वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अब इस दरख्वास्त में जो वकील हैं वो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब हैं, और जो पहली दरख्वास्त एतजाज़ एहसन साहब लेके आए हैं उसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं और लतीफ़ खोसा साहब वकील हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं टेरन केस में इमरान खान साहब के भी वकील रह चुके हैं। अब इसमें ये जो दरख्वास्त नाज़रीन जो लेके आए हैं एतजाज़ एहसन साहब, उस दरख्वास्त के मंदरजात पे जाने से पहले कि तसादम 2 इदारों में कैसे हो सकता है और वो खौफनाक हद तक कैसे जा सकता है। नाज़रीन 2013 की बात है, बल्कि 14 की बात है। जवाद ख्वाजा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, सीनियर प्यूनी जज थे। नासर जो अपने तसद्दुक़ जिलानी साहब जो वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर की एमरजेंसी लगाई, उस एमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में जो है वो सेटिसाइड कर दिया। उसके ऊपर पूरा एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और 3 नवंबर की जो एमरजेंसी थी उसे संगीन गद्दारी करार दिया गया और परवेज़ मुशर्रफ का उसका ज़िम्मेदार करार दिया गया। तो 2014 में हामिद खान साहब एक दरख्वास्त लेके आए जिसमें यह कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट 2009 में फैसला दे चुकी है कि 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगा के परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, संगीन गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, आइन शिकनी की है परवेज़ मुशर्रफ ने, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। तो उस पर नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी थी, अटॉर्नी जनरल जो है वो मुनीर मलिक साहब थे। तो जवाद ख्वाजा साहब ने हुकूमत से पूछा कि जब ये फैसला आ चुका है परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का के हवाले से, यानी आइन शिकनी का कहा गया है कि आपने आइन को तोड़ा है, हलफ की खिलाफ वर्जी की, तो आप उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा क्यों नहीं बनाते। तो इस सवाल का फिर जवाब आके हुकूमत ने दिया कि अदालत की ऑब्जर्वेशन के ऊपर हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे, खुसूसी अदालत कायम की जाएगी जो इसको केस को सुन के परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से मुकदमे का फैसला सुना देगी। अब ये नाज़रीन जो मुकदमा परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ शुरू हुआ, ये जैसे जवाद ख्वाजा साहब की उस ऑब्जर्वेशन पर उस मुकदमे का आगाज़ हुआ।
उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ, मुकदमा तो दरअसल 3 नवंबर 2007 का सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यानी आला अदलिया का मुकदमा था, जिसमें अदलिया के जज साहबान को घरों पे भेज दिया गया था। कैदोबंद की सोहबतें उन्होंने बर्दाश्त की थी, उन्हें नौकरियों से हटा दिया गया था। कई महीने नौकरियों से जज साहबान जो है हटा के अपने घरों पर मैसूर रहे, घरों पर कैद रखा गया। तो मुकदमा तो ये अदलिया का था, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल करने का फैसला हुकूमत ने किया। यानी जो अदलिया का मुलज़म था उसके खिलाफ ट्रायल जो है वो कानून के मुताबिक हुकूमत ने करना था। अब वो ट्रायल का नाज़रीन आगाज़ हुआ, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल चला, परवेज़ मुशर्रफ को बुलाया गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब पेश नहीं हुए। एस्टेब्लिशमेंट में हलचल शुरू हो गई कि हमारे आर्मी चीफ का कैसे ट्रायल हो सकता है, और वो भी संगीन गद्दारी, हमारा आर्मी चीफ कैसे गद्दार हो सकता है। तो वो नाज़रीन ऐसा केस था जिसने आगे चल के नवाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए। प्रोजेक्ट इमरान खान तो शुरू हो चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान को ये जो ट्रायल का आगाज़ हुआ आर्टिकल 6 का परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, उसमें मज़ीद उसको तक़वियत मिली कि देखें ये तो नवाज शरीफ हमारे खिलाफ, हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बना के उसे फांसी पे लटकाना चाहता है, उसे उम्र कैद की सज़ा दिलवाना चाहता है, तो इसका तो बिस्तर गोल किया जाए। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ के खिलाफ यहाँ पर इमरान खान साहब और ताहिर अल-क़ादरी साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च लेके आए। उसको किसने सपोर्ट किया, उसके पीछे कौन था? अब ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये नविश्ता दीवार बन चुका है। तो उसमें देखा यह गया कि वो जो एक कार्रवाई परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हुकूमत ने शुरू की, तो उस कार्रवाई की वजह से एस्टेब्लिशमेंट, जो बात आपको बताने जा रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मबैन जो है वो एक तसादुम की सूरत पैदा हो गई। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के मबैन जो है वो इख्तलाफात ने जन्म लिया, और अल्टीमेटली उसका नाज़िर नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पनामा के मुकदमे में अकामा की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और इस सारे अरसे में नाज़रीन ये भी देखा गया कि जो अदलिया का अपना मुकदमा था परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, उसका दिफा खुद अदलिया ने नहीं किया। उस मुलज़म को बैरून मुल्क जाने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, हालांकि अपना मुलज़म था, केस की नोयत का पता था, जुर्म की संगीनी का पता था, लेकिन अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा कि जब परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से या ECL में डालने से मुतल्लिक मुकदमा आया, तो जज साहबान उस मुकदमे में कोई ऑर्डर नहीं जारी कर रहे थे। हुकूमत से पूछ रहे थे कि आप बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में क्यों रखा जाए, इसकी क्या वजूहात हैं। हालांकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का अपना मौजूद था, लेकिन फिर उस फैसले के नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए, और फिर उसके बाद फिर अदलिया ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि वो तो मुल्क में थे नहीं, और फिर वो फैसला अपनी जगह पर कायम रहा। और जो अदलिया ने इजाज़त दी परवेज़ मुशर्रफ को, उसके बाद वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आए, और उनकी जस्ते खाकी पाकिस्तान में वापस आया। तो ये एक तसादम था जो एक जस्टिस काजी फैसल साहब की ऑब्जर्वेशन की वजह से जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बमान जो है वो शुरू हुआ। अब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन तसादम का कैसा खतरा है? अब अदलिया ने नाज़िम फैसला कर लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका हमने ट्रायल करना है। जो मिलिट्री मिला के बाहर रहे उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनेंगे, ATC में उनके केसेस चलेंगे, लेकिन जो लोग अंदर गए, मिलिट्री मिला के अंदर गए, कोर कमांडर हाउस के अंदर गए, GOH के अंदर गए, उनके खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो रूल्स हैं 1970 के, उसके तहत जो है वो फ़ौजी अदालत में उनका कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया है। फ़ौज ने इदारे की सतह पर फैसला किया है, कोर कमांडर इजलास बुलाया है, फॉर्मेशन कमांडर का इजलास बुलाया, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया। अब ये जो नाज़रीन इस तरह की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही हैं, जैसे अभी जवाद ख्वाजा साहब ने दरख्वास्त दायर की है, और इसका नाज़रीन वेटेज भी है, क्योंकि एक साबिक चीफ जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आता है तो जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो उसको कंसीडर तो करेगा। उसके लगाने के हवाले से बड़ा पॉजिटिव अंदाज में उस पर सोचना पड़ेगा कि मेरे इदारे का साबिक चीफ जस्टिस जो कि मेरा बॉस रहा है माजी में, वो दरख्वास्त लेके आए तो इस पर क्या करना है। तो उसको बड़े ही बारीक बिनी के साथ उस दरख्वास्त को फिक्सेशन के हवाले से सोचना पड़ेगा। लेकिन आज अगर ये दरख्वास्तें फ़िक्स होती हैं या नहीं भी फिक्स होती, लेकिन ये मामला अदालत से आने से बज़ाहिर ऐसा लगता है, प्रेमा फेशी ऐसा लगता है कि ये दरख्वास्तें अगर टेकअप हुई, इन पे समाअत का आगाज़ हुआ, तो फिर जिस तरीके से हमने माजी में तसादम देखा अदलिया अपना इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन, तो फिर ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो है वो तसादम किसी सूरत जो है वो पैदा होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखते हैं ये दरखास्तें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, इस पर होता क्या है। लेकिन आज ये सवालात भी ज़रूर उठेंगे कि जब मिलिट्री अदालतों को, फ़ौजी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो जैसे जवाद ख्वाजा साहब उन जज साहबान में शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की थी। जैसे जवाद ख्वाजा ने फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था, जैसे काजी फ़ाइसा ने दिया था, जैसे दोस्त मोहम्मद खान ने जो है वो फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था। लेकिन सवाल यह है कि ये आर्मी एक्ट 1952 तो उस वक्त भी मौजूद था। उस वक्त भी ये जो फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी वो किसी और मकसद के लिए थी, वो
उन लोगों के लिए नहीं थी जो मिलिट्री इमलाक के अंदर जाके टारगेट करते हैं, वहाँ पे जाके तोड़फोड़ करते हैं, उनके लिए नहीं थी, बल्कि जो ऑपरेशनल एरियाज़ थे जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, वहाँ पर जो कॉन्वॉय के ऊपर टारगेट किया जाता है, उन दहशतगर्दों का ट्रायल जो है वो स्पीडी चलाने के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए जो है फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी, ताकि उन्हें भी इसमें कवर करके जो गवाहान हैं, जो विटनेसेस हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो वो उसके लिए चलाया गया था। लेकिन 1952 का जो एक्ट है, आर्मी एक्ट है जिसमें कोर्ट मार्शल किया जाता है, ये तो बड़े अरसे से चल रहा था। इमरान खान साहब के अपने दौर में 26 सिविलियन का ट्रायल हुआ, इन्हीं फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल किया गया, सब खामोश थे। तो ये भी सवाल उठेगा कि अगर साबिक चीफ जस्टिस आ रहे हैं इन कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़, तो जब वो खुद चीफ जस्टिस से ये जो प्रोविजन आर्मी एक्ट की उन्होंने अपनी अदालत अपने दरख्वास्त में चैलेंज की है, ये उस वक्त उन्होंने क्यों कलअदम करार नहीं दी? उस वक्त तो अदलिया में बड़ा इत्तफाक भी था, अदलिया का बड़ा टैका भी था, अदलिया में बड़ी यूनिटें भी थी। तो उस वक्त उन्होंने इस आर्मी एक्ट का इन पैरामीटर के ऊपर क्यों जायज़ा लिया? जब फ़ौजी अदालतों का मुकदमा चल रहा था, तब आर्मी एक्ट के इन शिकों को जो है क्यों कलअदम करार नहीं दिया गया? तो ये सवालात उठेंगे कि खुद नहीं किया, अब मौजूदा अदलिया के ऊपर ये जो इतना बड़ा बोझ चला गया है, तो क्या इससे अदलिया और जो कंट्रोल टावर है या जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके दरमियान जो तसादम है वो किसी खौफनाक सूरत की शक्ल तो नहीं अख्तियार कर जाएगा? कि ये सवाल नाज़रीन अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं दरख्वास्तें टेकअप होती हैं, नहीं होती हैं, एतराज़ात लगते हैं। जो भी डेवलपमेंट हुई आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।